Students, welcome to the online class of MPS Baru. As you all know that after the winter session, we were not able to continue our regular classes. That's why we have started this online classes. So far, we have completed few chapters from history portion and from geography portion. Now we will have a look at the syllabus, what's left for the unit third and term first. So this is the new syllabus issued by the SIE Kashmir. So if we will talk about the unit first, unit second, socialism in Europe and the Russian Revolution, we have completed that of from history portion. And in term first, Nazism and the rise of Hitler. So we have studied this chapter also during the winter session. Now in unit third, we have from history we have forest society and colonialism. We will take this chapter. We will start from this chapter, forest society and colonialism. Class 9th history. So here we go, forest society and colonialism. तो फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनियलिज्म का मतलब यही है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉलोनियलिज्म। आप जानते हैं कॉलोनियलिज्म का मतलब होते हैं कि किसी भी मुल्क पर, किसी दूसरे मुल्क पर जब कोई कब्ज़ा कर लेते हैं, उसको अपने कब्ज़े में ले लेते हैं, वहाँ जाकर कॉलोनी बना लेते हैं, वहाँ के लोगों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ लोग बैठ जाते हैं। कॉलोनाइज, इसी को हम कहते हैं कॉलोनाइज करना, कॉलोनियलिज्म इसी लफ्ज़ का या कॉलोनियलिज्म लफ्ज़ का मतलब यही है। तो फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, इस चैप्टर में आपने पढ़ना है कि जब यहाँ अंग्रेज़ सरकार आए, अंग्रेज़ सरकार ने फॉरेस्ट को लेकर बहुत सारे रूल्स बनाए। इससे पहले अंग्रेज़ों की आमद से पहले, अंग्रेज़ यहाँ पहुँचने से पहले फॉरेस्ट को लेकर कोई भी रूल नहीं था। फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे, फॉरेस्ट सोसाइटी यानी फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे लोग जो है, फॉरेस्ट ही उनकी दुनिया थी, जंगल ही उनकी दुनिया थी। जंगलों में वो रहते थे, खाते पीते थे, जंगल के रूट से लेकर उनके लिव्स तक का वो इस्तेमाल करते थे। यानी सारी ज़िंदगी जो है उनकी, पूरी दारोमदार जो है वो क्या था, फॉरेस्ट पे ही था उनके। वो फॉरेस्ट में जो कुछ, यानी वहाँ हंटिंग करना, फिशिंग करना, रूट्स कलेक्ट करना, फ्रूट्स कलेक्ट करना, ये सारा उनकी एक्टिविटी हुआ करता था। लेकिन अंग्रेज़ों की आमद के बाद, अंग्रेज़ यहाँ आने के बाद उन्होंने क्या किया कि फ़ॉरेस्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने लिए, क्योंकि उन्हें फ़ॉरेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। एक तो उन्होंने कल्टीवेशन को एक्सपेंड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को ज़मीन पर खेतीबाड़ी करने के लिए फ़ॉरेस्ट की कटाव किया है, और इसके अलावा टिम्बर के लिए और शिप्स बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए, जो वहाँ पर स्लीपर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने फ़ॉरेस्ट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसलिए उन्होंने फ़ॉरेस्ट को लेकर क़ानून बनाया। तो इन क़ानून का यहाँ पर रहने वाले, जो पहले से ही उन फ़ॉरेस्ट में रह रहे लोग थे, जो सोसाइटीज़ वहाँ अभी तक जो बसे हुए थे, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ते हैं। तो हमें इस चैप्टर में इनके बारे में पढ़ना है। टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स। अच्छा, ये तो अब अगर अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओगे, अपने स्कूल के इर्द गिर्द, या अपने जिस कमरे में अभी आप बैठे हो, आप इर्द गिर्द नज़र दौड़ाओगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो चीज़ें कहाँ से आते हैं, फॉरेस्ट से आते हैं। जैसे कि आपका जो किताब, जो आपके हाथ में अगर कोई किताब होगा तो किताब की जो कागज़ होती है वो भी फॉरेस्ट, वो भी ट्री से आते हैं। इसके अलावा आपके जो डेस्क होता है, टेबल्स होता है, डोर्स होते हैं, विंडोज़ होते हैं, ये सारे जो है कहाँ से आ जाते हैं, ये सारे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और आपके कपड़ों में जो अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, आपके खाने में जो मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, या आपका जो सेलोफेन रैपर होता है टॉफ़ी का, ये सारा जो है
गम हो गया, हनी, कॉफ़ी, टी, रबर, ये सारे जो है फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। तो फॉरेस्ट से हमें बहुत कुछ मिलते हैं। और इसके अलावा चॉकलेट्स में जो ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है, साल सीड से आते हैं। स्किन्स को, हाइड्स को लेदर में इस्तेमाल करने के लिए जो टेनिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी फॉरेस्ट से आ जाते हैं। हर्ब्स एंड रूट्स जो होते हैं, जो हम मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी जो जड़ी बूटियाँ, जिन बूटियों का हम इस्तेमाल करते हैं मेडिसन के लिए, दवाई के तौर पर, ये सारा फॉरेस्ट से आ जाते हैं। तो बैम्बू वुड्स प्रोड्यूस करते हैं फ्यूल के लिए, ग्रास, चारकोल, पैकेजिंग, फ्रूट्स, फ्लावर्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड मैनी अदर थिंग्स। अगर आप अमेज़ोन फॉरेस्ट की बात करेंगे, वेस्टर्न घाट्स, कहते हैं कि आपको तकरीबन 500 अलग अलग स्पेशीज़, अलग अलग किस्म के जो आपको अलग किस्म के प्लांट्स मिलेंगे एक ही फॉरेस्ट पेज पे, यानी एक ही जगह पर आपको 500 डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ प्लांट्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी है फॉरेस्ट के अंदर, जो अलग अलग चीज़ें, डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ एनिमल्स, डिफरेंट स्पेशीज़ ऑफ प्लांट्स का मिलना जो है आप बहुत जल्दी जो है ख़त्म होता जा रहा है। 1700 से 1995 की बात करेंगे तो ये जो फेस है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेस है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब ब्रिटेन में ये सबसे पहले फर्स्ट सिटी और फर्स्ट कंट्री टू गेट इंडस्ट्रियलाइज्ड, फर्स्ट कंट्री टू इंडस्ट्रियलाइज वाज ग्रेट ब्रिटेन। तो उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का शुरू होना, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हम किसको कहते हैं, सनअत व हरफत, सनअतकारी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब है कि चीज़ों का एक लार्ज स्केल पर मशीनों का इस्तेमाल करके बनाना। पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला जो फेज़ था, उस समय जो भी चीज़ें बनाते थे वो घरों में बनते थे, वो हाथों से बनाया जाता था। लेकिन ब्रिटेन में सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, जिसे हम सनअती इनकलाब कहते हैं, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन में ये जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाए, और इसके अलावा स्पिनिंग जेनी आया टेक्सटाइल्स में। इस तरह के बहुत सारे मशीन्स के आने की वजह से प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ हो गया, फिर फैक्ट्री सेटअप किए गए। तो इसी फेज़ को हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जो शुरू हुआ है वो 1700 से 1995 की अगर हम बात करेंगे, 1700s में ये स्टार्ट हुआ है। तकरीबन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, यानी दुनिया की फॉरेस्ट का 9.3% जो है क्लियर किया गया, इसको साफ़ कर दिया गया कि इसके लिए इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, यानी उन इंडस्ट्रीज़ में, उन कारखानों में इस्तेमाल करने के लिए। कल्टीवेशन, पास्चर्स एंड फ्यूल वुड। तो सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए नहीं, कल्टीवेशन के लिए भी, और इसके अलावा चरागाहों के लिए भी, और फ्यूल वुड के लिए, यानी ईंधन के लिए, इन तमाम फॉरेस्ट को, तकरीबन 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट को साफ़ करके इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर दिया गया। तो इतनी बड़ी तादाद पे डिफॉरेस्टेशन क्यों हो रहा था? वाई डिफॉरेस्टेशन? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगल की कटाव, यानी इतने लार्ज स्केल पे डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ? तो डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट, तो डिफॉरेस्टेशन आप जानते हैं कि डिसअपियरेंस ऑफ फॉरेस्ट या लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काटना, जंगलों को काटना, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन जो है ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी पुरानी है। ये जो प्रॉब्लम, ये जो समस्या, वो सदियों पहले शुरू हुआ है। लेकिन कॉलोनियल रूल के दौरान, जब यहाँ पर अंग्रेज़ी सरकार था, कॉलोनियल रूल हम उसी को कहते हैं, जब हम ग़ुलामी के दौर से गुज़र रहे थे, ये बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक हो जाते हैं। सिस्टमेटिक से बना एक बाकायदा निज़ाम, एक बाकायदा सिस्टम के ज़रिए इस फॉरेस्ट की कटा हुआ है, और बहुत ज़्यादा हुआ, सिस्टमेटिक एंड एक्सटेंसिव, और एक एक्सटेंसिव स्केल पे, लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट कटा हुआ है। तो हम डिफॉरेस्टेशन की काज इस पर नज़र दौड़ाएंगे कि इंडिया के अंदर ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, हिंदुस्तान में इतनी बड़ी तादाद पर जंगल की कटाव क्यों हुआ। तो 1.1 जो आपका यहाँ पर टाइटल है, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, यानी वो ज़मीन जिसमें सुधारने की, जिसमें निखार लाने की ज़रूरत महसूस हुआ उन्हें। 1600 में, 1600 की बात हो रहा है। 1/6 ऑफ इंडियाज़ लैंड मास, अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, एक
छः हिस्से में से अगर हम पूरी लैंड मास को, इंडिया के लैंड मास को 6 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो उसमें से एक हिस्सा जो है वो कल्टीवेशन, उस पर सिर्फ एक हिस्से पे क्या हो रहा था, कल्टीवेशन हो रहा था। तो अब उस कल्टीवेशन की बात करेंगे तो अब उस 6 हिस्से में से 3 हिस्से पे हो रहा है, यानी इतना ज़्यादा यहाँ पर कल्टीवेशन हो गया। कल्टीवेशन जब ज़्यादा बढ़ा है इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन पर हमने कल्टीवेशन किया है। तो जब पॉपुलेशन बढ़ता चला गया वो द सेंचुरीज़ यानी सदियों से, अब जितने समय गुजरेगा उतनी ये फितरत सी बात है, नेचुरल सी बात है कि जितना समय गुजरेगा उतना इंसानी आबादी भी बढ़ता चला जाएगा, और जितनी हमारी आबादी बढ़ेगी उतनी हमारी फूड की डिमांड भी बढ़ेगा। जाहिर सी बात है ये कि अगर आपके घर में पहले 5 लोग रहते हैं तो जो राशन आप लाते थे, जो चावल आटा आप लाते थे, वो 5 नफ़र के लिए आप मान लो कि 50 kg ले आते होंगे। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों के अंदर अगर आपके घर के कुनबे की जो अफराद की तादाद है वो तकरीबन अगर 8 हो गए तो क्या ये 50 kg काफ़ी हो जाएगा? ये कब 50 kg काफ़ी नहीं होगा। तो आपके जो डिमांड्स है वो बढ़ जाएंगे, 50 से बढ़कर 60 हो जाएंगे, फिर 70 हो जाएंगे। इसी तरह ही जहाँ जब आबादी बढ़ता चला गया तो फूड की डिमांड भी बढ़ता चला गया। तो पीजेंट्स ने जितना डिमांड ज़्यादा आ गया उतना पीजेंट्स ने अपने कल्टीवेशन बाउंड्रीज़ को, अपने खेतों की जो बाउंड्रीज है उनको एक्सटेंड करना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उन्हें ज़्यादा डिमांड आ रहा था। तो ये जो उन्होंने ज़मीन के अपने खेतों की बाउंड्रीज़ को बढ़ाया है, तो इस ज़मीन के इस बाउंड्रीज़ को बढ़ाने के लिए उन्हें फॉरेस्ट को काटना पड़ा है। अब नए लैंड को इस्तेमाल करना पड़ा है। कॉलोनियल पीरियड की बात करेंगे, कल्टीवेशन जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं। आ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर खेती बाड़ी बढ़ जाते हैं। अंग्रेज़ी सरकार के दौरान बहुत सारे ये खेती बाड़ी के बढ़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करने के हमारे पास बहुत सारे वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात जो है वो है अंग्रेज़ों ने इनकरेज किया है कमर्शियल क्रॉप्स को। कमर्शियल क्रॉप्स हम उन क्रॉप्स को कहते हैं, उन फसलों को हम कमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं जो आप अपने इस्तेमाल के लिए कम बल्कि बेचने के लिए ज़्यादा उगाते हैं, जिसको बेचकर आप पैसा कमाते हैं। इन कमर्शियल क्रॉप्स को हम कैश क्रॉप भी कहते हैं। जैसे कि आपका जूट हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, कॉटन हो गया, ये आपके कुछ कमर्शियल क्रॉप्स थे। अंग्रेज़ों ने इन क्रॉप्स को उगाने के लिए यहाँ के पीसेंट्स को इनकरेज किया है। उन्हें कहा कि आप लोग ऐसे क्रॉप्स उगाओ जिससे आप बेचकर पैसा कमा सके। तो इन क्रॉप्स की डिमांड जो है यूरोप में 19वीं सेंचुरी की बात करेंगे तो 19वीं सदी में इन क्रॉप्स का डिमांड जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा था। वहाँ की जो अर्बन पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, उसमें शहरी आबादी, यूरोप के अंदर शहरी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। तो जब आबादी बढ़ रहा था तो उनके डिमांड्स भी, फूड की डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अब अगर आप यूरोप की मैप देखेंगे तो यूरोप छोटा सा है, और अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो एक छोटा सा आइलैंड ही है ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन, स्कॉटलैंड हो गया जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन, वेल्स हो गया, ये सारा जो है आयरलैंड हो गया, ये सारा अगर आप देखेंगे छोटे छोटे आइलैंड्स है, या पूरी यूरोप जो है एक बहुत छोटा है। तो वहाँ पर आप इतना ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस नहीं कर सकता था। तो उन्होंने क्या किया, जिन मुल्कों को उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया था, जिन मुल्कों पर वो हुकूमत कर रहा था, जिनको वो कॉलोनी बना के बैठा था, उन्हीं कॉलोनीज़ में उन्होंने यूरोप के लिए ग्रेन को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया गया। और इसके अलावा न सिर्फ अपने ग्रोविंग अर्बन पॉपुलेशन को फीड करने के लिए उन्होंने ग्रेन्स उगाए, बल्कि अपने इंडस्ट्रीज़ में, मैंने पहले बता दिया कि यूरोप या ग्रेट ब्रिटेन पहला ऐसा मुल्क था जहाँ से ये जो इंडस्ट्रियलाइज हुआ था, जहाँ से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ था। तो वहाँ जब ये फैक्ट्रीज़ बने, वहाँ रॉ मटेरियल्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी। तो जो ख़ाम माल थे वो भी उन्होंने कॉलोनी से लिया गया है। हिंदुस्तान भी उन कॉलोनीज़ में से एक कॉलोनी था। तो सबसे पहला वजूहात जो है एरिया अंडर कल्टीवेशन यानी एक्सपेंड होने का सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर इन कमर्शियल क्रॉप्स को उगाने के लिए यहाँ के पीजेंट्स को इनकरेज किया। अब दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से उस समय कल्टीवेशन बढ़ा है, अर्ली 19वीं सेंचुरी में क्या किया कि 19वीं सेंचुरी के पहले फेज़ में
उन्हें लगा कि कॉलोनियल स्टेट का मतलब है कि हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ी सरकार को लगा कि ये फॉरेस्ट जो है अनप्रोडक्टिव है, यानी ये जो जंगल है यहाँ से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो उन्हें लगा कि इस जो वाइल्डरनेस है, ये फॉरेस्ट की जो अनप्रोडक्टिव यानी जहाँ से कोई पैदावार नहीं हो रहा है, उनको कल्टीवेशन के अंडर लाने की ज़रूरत है ताकि यहाँ से हमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिले और यहाँ से थोड़ा रेवेन्यू आ पाए। तो इस जब रेवेन्यू आएंगे तो स्टेट का इनकम बढ़ जाएगा। 1880 इस वजह से 1880 और 1920 के बीच में जो कल्टीवेटेड एरिया है वो तकरीबन 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स बढ़ जाते हैं। आ, तो वो हम कहते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन जो है, हम हमेशा ये सोचते हैं कि जितना कल्टीवेशन बढ़ेंगे उतना तरक्की हो जाएगा, यानी तरक्की की एक निशानी है ज़रे। बट लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो जिस ज़मीन को हम कल्टीवेशन जिस पर हम हल चलाते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो उस ज़मीन पर हल चलाने के लिए, न्यू लैंड्स को ब्रेक करने के लिए, नई ज़मीनों पर हल जोतने के लिए उन पर हल चलाने के लिए या खेती बाड़ी करने के लिए जंगलों का कटाव करना पड़ता है। यानी बहुत सारे जंगल को साफ़ किया जाता है सिर्फ इसलिए कि उस पर कल्टीवेशन कर पाए। तो डिफ़ॉरेस्टेशन के ये दो मेन कारणस थे, दो मेन वजूहात थे, रीज़न्स थे जिस वजह से ये डिफ़ॉरेस्टेशन हुआ है। अब आ जाओ स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स, एक और कारण कि जिसकी वजह से डिफ़ॉरेस्टेशन हुआ है हिंदुस्तान में अंग्रेज़ी सरकार के दौरान। स्लीपर्स ऑन द ट्रैक्स का मतलब ये होता है, स्लीपर्स हम उन मज़बूत लकड़ियों को कहते हैं, उन मज़बूत दरख्तों को काट कर इन लकड़ियों को निकाला जाता है जिन लकड़ियों का इस्तेमाल रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए किया जाता है। तो रेलवे लाइंस जब यहाँ पर सबसे पहला जो रेलवे लाइन था बम्बई टू थाने 1853 में हुआ था, या 1853 में स्टार्ट हुआ था बम्बई से लेकर थाने तक। उस समय बम्बई कहता था, मुंबई का भी जो हम मुंबई कहते हैं जिसे। तो इन रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए, जैसे आप जानते हैं कि रेल के जो पटरी होते हैं, पहिए दो साइड से चलते हैं, इन दो पटरियों को आपस में जोड़ने के लिए अभी तो हम आयरन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय आयरन का इस्तेमाल नहीं बल्कि उस समय इन लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। बहुत ज़्यादा जब रेलवे लाइंस बिछाया गया तो बहुत ज़्यादा ऐसे मज़बूत लकड़ी की ज़रूरत पड़ी, और इन मज़बूत लकड़ियों को ऑब्टेन करने के लिए, इनको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़ॉरेस्टेशन किया गया था। अर्ली 19 सेंचुरी की बात करेंगे। ओक फॉरेस्ट यानी ओक की जो दरख्त है इंग्लैंड में बड़ी तेज़ी से गायब हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। तो जब ये ओक ट्रीज डिसअपियर हो रहा था, इससे ओक ट्रीज काफ़ी मज़बूत होते हैं, ये अपनी मज़बूती के लिए जाना जाता है। इस वजह से प्रॉब्लम हो जाते हैं टिम्बर सप्लाई का रॉयल नेवी के लिए। यानी यहाँ जो शाही जो नेवी थी, समुद्री जहाज़ों को बनाने के लिए वहाँ से लकड़ी मिलना, जो समुद्री जहाज़ बनाए जाते उस समय लकड़ी के होते थे, तो लकड़ी को बहुत ज़्यादा ओक फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहा था। रॉयल नेवी के लिए फिर टिम्बर की प्रॉब्लम्स हो जाती है। से वो कैसे बनाएंगे बिना ऐसे मजबूत और ड्यूरेबल टिम्बर, ड्यूरेबल मतलब जिसकी जो लंबे समय तक टिक सके, इम्पीरियल पावर उसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे विदाउट शिप्स। उस समय समुद्री जहाज़ों के बग़ैर इम्पीरियल पावर को प्रोटेक्ट करना बहुत मुश्किल, यानी हम कहेंगे कि नामुमकिन था। तो रॉयल नेवी को बिल्ड करने के लिए उन्हें स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल टिम्बर की ज़रूरत पड़ा। 1820 में ऐसे सर्च पार्टीज़ को भेजे गए इंडियन फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए, यानी अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तानी जंगलों को एक्सप्लोर करने के लिए, यहाँ के जंगलों को देखने के लिए कि क्या हमें ओक जो फॉरेस्ट है, ओक ट्रीज़ जैसा स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल ट्रीज़ जो है इंडिया के अंदर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज़ को ढूंढने के लिए उन्होंने पार्टीज़ भेजे, लोगों के ग्रुप्स को भेजे। तो एक डिकेड के अंदर, यानी डिकेड में 10 साल आ जाते हैं, तो एक डिकेड के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रीज़ जो है काटे गए, मैसिव स्केल मतलब लार्ज स्केल पर, बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर डिफ़ॉरेस्टेशन किया गया, और बहुत बड़े तादाद में टिम्बर को यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया गया
ब्रिटेन में, यानी वहाँ यहाँ पर इन दरख्तों को काट कर कहाँ लिया गया, इनको ले जाया गया ब्रिटेन। तो 1850 से आगे यहाँ रेलवे लाइंस भी बढ़ जाते हैं, रेलवे लाइंस बिछाए जाते हैं, इस वजह से एक नई डिमांड आ जाते हैं। उस समय कॉलोनियल ट्रेड के लिए अंग्रेज़ी सरकार के दौरान तिजारत के लिए रेलवेज़ बहुत ज़रूरी था, और इंपीरियल ट्रूप्स को ले जाने के लिए और अंग्रेज़ी फ़ौजियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी रेलवेज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और इन लोकोमोटिव्स को चलाने के लिए, इन ट्रेन्स को चलाने के लिए उस समय ईंधन का इस्तेमाल किया जाता था, वुड की ज़रूरत पड़ता था, चारकोल का इस्तेमाल किया जाता था, कोयल का इस्तेमाल किया जाता था। और रेलवे लाइन्स पर स्लीपर्स भी बहुत, इन रेलवे ट्रैक्स को आपस में होल्ड करके, आपस में इनको मजबूती से पकड़ के रखने के लिए स्लीपर्स की भी ज़रूरत था। तो हर एक माइल में जैसे आप जानते हैं, एक माइल के अंदर कितने आते हैं, 1600 मीटर्स आते हैं, 1600 मीटर्स का एक माइल बनते हैं। तो एक माइल के अंदर 1760 से लेकर 2000 स्लीपर्स की ज़रूरत पड़ता था। तो 1860 से रेलवे नेटवर्क जो है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। 1819 अबाउट 25,500 किलोमीटर, 25,500 किलोमीटर ट्रैक जो है रेलवे लाइन बिछाया जाता है। 1946 में तो इनकी लंबाई बढ़कर 7,65,000 किलोमीटर्स हो जाते हैं। तो जब ये रेलवे लाइंस पूरी हिंदुस्तान के अंदर फैल जाते हैं, बहुत बड़ी तादाद में दरख्तों को काटा जाता है। अगर 1850 की बात करेंगे, मद्रास प्रेसिडेंसी में ही तकरीबन 35,000 ट्रीज़ जो है सालाना काटा जाता था, सिर्फ स्लीपर्स के लिए। बाकी रॉयल नेवी के लिए कितना यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है उसकी तादाद अलग से। तो ये जो दरख्तों को काटने का सरकार कंट्रैक्ट्स देता था इंडिविजुअल्स को, इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में उनको सप्लाई करते थे, वो कि कितना ज़रूरत है, उनकी दरकार के हिसाब से यहाँ से वो कंट्रैक्टर जो है यहाँ दरख्त काटते थे और सप्लाई करता था। तो इन्होंने बेतहाशा जंगलों का बेपरवाह होकर उन्होंने क्या किया है, बड़ी लापरवाही से उन्होंने दरख्तों को यहाँ काटा है। तो रेलवे ट्रैक्स के अराउंड जहाँ जहाँ से ये रेलवे लाइंस गुजरे हैं, वहाँ आसपास में वो सारे जंगल जो है साफ़ हो जाते हैं। तो आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा, हम उस क्लास के ज़रिए हम आगे बढ़ेंगे।